वंदे मातरम। आज अपन कक्षा 10 में पाठ 3 जन संसाधन इसका भाग 1 के बारे में विस्तार से समझेंगे। जहां आपको आवश्यकता लगे वहां पर अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारें। जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। यह अलवणीय जल हमें सतह अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है, जिसका लगातार नवीकरण और पुनः भरण जल चक्र द्वारा होता रहता है। सारा जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरणीय सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलने पड़ेगी। अगला बिंदु है जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है हमारे मानस पटल पर। परंतु राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती है और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारियों के चित्रित हो जाते हैं। ये सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधन की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकतया जल की कमी, इसके अधिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो? हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और इसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकी तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि में क्रांति लाने की आवश्यकता है। आपने टेलीविज़न विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपनी निजी कुएं और नलकूप है, जिससे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं। परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई है। उद्योगों की
बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उसको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है अपितु इससे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई है। यदि आप शहरी आवास समितियां तथा कॉलोनियों पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है और इसकी कमी होती जा रही है। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक मूल्य की बात की। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता, ये दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से ये चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद ये घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग की है कि हम अपने जल संसाधन का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। जल संसाधनों के अति शोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो रहा है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियाँ बनाई है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमने ये परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी और अधिकतर नदियों के बेसिन में बांध बनाए हैं। बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक है? परंपरागत बांध नदियाँ और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के नहीं बनाए जाते, अपने उनका उद्देश्य बहुउद्देश्य है। विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन में भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, जहां एकत्रित जल के अनेक उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज व्यास बेसिन में भांगड़ा नांगल परियोजना जल उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजना
उपनिवेश काल में बनी। बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर लाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा करते थे। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीकरण अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजना बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण के विरोध के विषय बने हुए हैं। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव अवसादों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जा गया है। बांध के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती और कालांतर में अपघटित हो जाती है। बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के वृहत स्तर पर विस्थापन के कारण है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधन से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ा। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद जमींदारों और बड़े किसानों को या उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को। गांव के भूमिहीनों को लीजिए, क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठाते? सिंचाई ने कई क्षेत्रों में सफल प्रारूप परिवर्तन कर दिया है, जहां किसान जल गहन वाणिज्य फसलों और आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं में लवणीकरण जैसी गंभीर परिस्थिति की परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव का उतारू हो गए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर है। ये एक विडंबना है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने के कारण बन जाते। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते। आपने पढ़ा होगा कि 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई है। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ, अपितु वृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह है कि यह तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदान तक नदी नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। ये भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल
के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों के कीटाणु जनित बीमारियां और दूषित प्रदूषण फैलते हैं। अगले बिंदु में अपन इस पाठ के बारे में वर्षा जल संग्रहण के बारे में विस्तार से भाग 2 में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।